Welcome to the class, dear students. Right now, we are dealing with Unit 3 of International Business. And in Unit 3, we are seeing all major important institutions which affect in some way or the other the process of international business. We have seen major institutions and their theories like IMF, World Bank, AIIB, NDB. So what we have seen till now is that World Bank and IMF, which were the results of Bretton Woods Conference soon in the last phase of World War II, were primarily due to the efforts of Western countries. So these two major institutions of IMF and World Bank were thoroughly influenced in terms of their policies, in terms of their execution, in terms of their governing structure, in terms of their policy making. Almost everything was primarily governed by or dictated by the rich countries like US and UK. We have also seen that due to the poor record of reforms being made at these two institutions, IMF and World Bank, the developing nations like China and India were some way forced or motivated to have a parallel institution of same nature, which will be basically from the Asian side. Severe limitations were felt from IMF and World Bank in terms of not looking after the needs of developing nations like BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, because of which AIIB because of that NDB came into existence. And since IMF was not giving enough say to China, which had become almost a parallel superpower economy to US, so China came up with the idea of AIIB. तो हम लोगों ने बेसिकली इस चीज को समझा है कि क्योंकि प्रॉपर से डेवलपिंग नेशंस को नहीं मिला, इसलिए AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलते हैं. सिमिलरली हम लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक के रोल को भी देखा कि किस तरीके से ओवर द पास्ट 60 to 70 years since time of their origin, इन बैंक्स ने कितना पिवटल रोल प्ले किया है वर्ल्ड के डेवलपमेंट में और वर्ल्ड के इंटरनेशनल बिजनेस के ग्रोथ में. अगर कहीं हिंड्रेंस आया है तो उसकी भी हमने कुछ केस स्टडीज देखी, और अगर कहीं बहुत मेजर बूस्टर मिला है इन दोनों बैंक्स की वजह से, तो उसका भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे. साथ में हम लोगों ने उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में भी समझा था और सिमिलरली अदर डिटेल्स को भी देखा था. आज हम जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो इंस्टीट्यूशन हैं. एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरा है IBRD. एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली एशियन नीड्स के लिए बनाया गया था या इंस्टीट्यूट किया गया था, और उसमें मेजर जो रोल प्ले किया था वो जापान का था. मगर जापान के साथ साथ जिस कंट्री ने उसमें मेजर रोल प्ले किया था वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान, इन दो कंट्रीज का जो मेजर वोटिंग पावर या शेयर होल्डर थे वो ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक में. तो ADB एशियन होने के साथ साथ या एशियन नीड या एशियन पैसिफिक नीड्स को केटर करने के लिए स्पेसिफिकली जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली
उसमें वेस्टर्न सुपर पावर यूएस का एक बहुत बड़ा रोल रहता था। तो इसलिए बहुत बार ये भी देखा गया कि एडीबी अपना पूरा एशियन ओरिएंटेड डेवलपमेंट नहीं उसमें जो है योगदान दे पाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे आईबीआरडी। आईबीआरडी बेसिकली, as we have seen earlier also when we were studying World Bank, कि आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। इनफैक्ट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आईबीआरडी ही बनता है, आईबीआरडी का ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और बाद में आईडीए जब आता है तो आईबीआरडी और आईडीए के को कंबाइन करके वर्ल्ड बैंक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो आइए बेसिकली आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, विच एनविजन्स, उसका एक विजन है, टू हैव अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, resilient and sustainable Asia and Asia Pacific, while sustaining its effort to eradicate extreme poverty in the region. तो एशियन रीजन का जो प्राइमरी केस या प्राइमरी प्रॉब्लम जो रही है वो हमेशा से ही पॉवर्टी की रही है। तो उसको दिमाग में रखते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने सारे एफर्ट्स को इस डायरेक्शन में रखे कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को एशियन रीजन से कंप्लीटली इरेडिकेट करेंगे। एडीबी असिस्ट इट्स मेंबर्स एंड पार्टनर्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The Asian Development Bank maximizes the development impact of its assistance by facilitating policy dialogues, providing advisory services, and mobilizing financial resources through co-financing operations that tap official, commercial, and export credit sources. तो ADB बेसिकली जो मल्टीलैटरल बैंक है उसके सारे रोल्स को वो जो है निभाता है, और वो लोन के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, ग्रांट्स भी देता है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है, और दिमाग में जो है एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ऑब्जेक्टिव्स साथ में पैरेलली रहते हैं। अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री और ओरिजिन की बात की जाए तो जहां वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी और आईएमएफ प्राइमरली बनाया गया था सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और उसके पीछे जो है बेसिकली मोटिव था कि यूरोप की वो सारी कंट्रीज और अमेरिकन कॉन्टिनेंट बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 में एकदम रैवेज हो चुका था, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे जो है वापस उसको ट्रैक पे इकोनॉमी को लाया जा सके। और उसमें जो है एशियन कंट्रीज का डेवलपमेंट जो है बहुत मेजर उसको जो है दिमाग में नहीं रखा गया था। तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो बेसिकली एशियन रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। तो एडीबी वाज कंसीव्ड इन अर्ली 1960s एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वुड बी एशियन इन कैरेक्टर and foster economic growth in cooperation in one of the poorest regions in the world. एक रेजोल्यूशन लाया जाता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन में, और इन 1963 में एक विजन जो है इस बारे में शेयर किया जाता है कि इस तरीके का जो है एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 1960s के फर्स्ट 5 इयर्स में इस पे चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है, और अल्टीमेटली इन ईयर 1966 के एंड में 19 दिसंबर 1966 में
ADB comes into origin. 31 members उस समय जो है साथ में आते हैं और इस बैंक को जो है सेटअप करते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो ADB के अपॉइंट होते हैं, हिज नेम वाज तकीशी वटनाबी, और बेसिकली ADB एशियन रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। तो एशियन रीजन के जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स थी वो पॉवर्टी, फूड और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो उसको जो है दिमाग में रखते हुए ADB ने अपना काम शुरू किया। करंटली ADB के जो प्रेसिडेंट हैं, हिज नेम इज मिस्टर आकासाकावा, और एज वी हैव डिस्कस्ड ADB एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन को सर्व करता है। फ्रॉम 31 members, right now there is total membership of 68 countries, और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये जो ग्रीन रीजन आपको इस चार्ट में दिख रहा है ये पूरा रीजन, और ये जो ब्लू रीजन दिख रहा है आपको ये पूरा रीजन, ये पूरे रीजन मिला के 68 कंट्रीज हैं जो कि ADB के मेंबर्स हैं। एशियन रीजन के लिए प्राइमरली ADB बनाया जाता है, मगर ये जो ब्लू रीजन है ये प्राइमरली वो कंट्रीज हैं जो मेजर फाइनेंसर्स हैं और ADB में एक अच्छी वोटिंग पावर भी रखते हैं। रोल्स एंड फंक्शंस, ADB plays very important role in Asian Pacific and Asian region. It provides loans and equity investment to its developing member countries, provides technical assistance for planning and execution of development projects and programs, and for advisory services. So टेक्निकल असिस्टेंस देना और एडवाइजरी रोल प्ले करना ये भी एक मेजर जो है फंक्शन है ADB का। It promotes and facilitates investment of public and private capital for development, assist in coordinating development policies and plan of its developing member countries. तो ADB प्रोएक्टिवली जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उसके डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं जो लोन या किसी भी तरीके का असिस्टेंस ADB से लेते हैं, उनके डेवलपमेंट पॉलिसीज को किस तरीके से फ्रेम करना है और कैसे प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग और एडवाइजरी रोल भी ADB बहुत एक्टिवली प्ले करता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ADB के स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये चार्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे टॉप पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑब्वियसली आर सेलेक्टेड फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है, जो कि डेली फायर फाइटिंग के लिए होते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गया, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड। तो ये आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है विच इज ऑन सेम लाइन एज दैट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो हमको दिखता है। तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ द ADB का बहुत मेजर रोल होता है स्ट्रेटजी प्लानिंग में, डेली एग्जीक्यूशन, डेली प्लानिंग, और ड्यूरिंग जो उनका भी टेन्योर होता है उस पूरे टेन्योर में
जितने भी टारगेट्स और रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं एडीबी का, उसको अचीव करने में और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। तो एडीबी हैज 68 शेयर होल्डिंग मेंबर्स, जिसमें से 49 आर फ्रॉम एशिया एंड एशियन पैसिफिक रीजन। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जैसे मैंने बताया सबसे टॉप पर होता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is basically the highest policy making body, or which comprises one representative from each member nation, 48 from Asia Pacific region and 19 from outside region। जो ब्लू रीजन आपने जो है ग्राफ में देखा था, मैप में देखा था, ये वाला जो ब्लू रीजन है यहाँ से 19 मेंबर्स होते हैं, बाकी रिमेनिंग ग्रीन रीजन से हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, the board of governors elect 12 members to form board of directors, which perform its duties full time at ADB headquarters. The directors supervise ADB's financial statements, approve its administrative budget, and review and approve all policy documents and all loan, equity, and technical assistance operations. फिर मैनेजमेंट की बात आती है, और मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं। तो प्रेसिडेंट हेड्स द मैनेजमेंट टीम कंप्राइजिंग 6 वाइस प्रेसिडेंट्स, जो मिस्टर असाकावा ये हैं, करंटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, तो ही इज द हेड ऑफ द मैनेजमेंट टीम। The management team has 6 vice president. The team supervises the work of ADB's operational, administrative, and knowledge department. तो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल डे टू डे फायर फाइटिंग जो भी होती है वो सब प्रेसिडेंट के अंडर में एग्जीक्यूट होती है। फिर लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ what are the major aim and objectives of ADB. So ADB defines itself as a social development organization that is dedicated to reducing poverty in Asia and Asian Pacific region through inclusive economic growth, environmentally sustainable and regional integration. तो ADB देखिए मेन चीज होती है कि किस रीजन को जो है एडीबी सर्व कर रहा है। तो एडीबी बेसिकली जो है एशियन रीजन को सर्व कर रहा है, और एशियन रीजन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और हिस्टोरिकली हैव बीन अ पॉवर्टी स्ट्रिकन रीजन। तो यहाँ पे जो मेजर इशू रहा है वो पॉवर्टी से रिलेटेड रहा है, तो उसको लेकर जो है एडीबी ने शुरू से फोकस किया है। तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी रही है तो एक इनइक्वालिटी और इक्विटी, सोशल इनइक्विटी का भी प्रॉब्लम रहा है। तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हर सेक्शन या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ग्रो कर सके, उसके बारे में ध्यान रखना। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि जब आप पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है तो उसकी वजह से जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की प्रॉब्लम होने लगती है, कि ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहेगी। मगर इस बात का भी ध्यान एडीबी को रखना पड़ता है कि जो भी ग्रोथ इंश्योर हो रही है उसकी मदद से वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ हो। और रीजनल इंटीग्रेशन, यानी कि 2 कंट्रीज में जो है आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज ना हो जाएं डेवलपमेंट को लेके, तो रीजनल इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। ये जो इसका बेसिक एम है, दिस इज कैरिड आउट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ लोन्स, ग्रांट्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन फॉलोइंग एरियाज, इन एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, and by helping nations prepare for the impact of climate change or better manage their natural resources as well as other areas. तो यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में
और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट ग्रोथ के लिए जो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उसका एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको लेकर भी प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। तो उसको भी जो है एडीबी इंश्योर करता है कि उस डायरेक्शन में भी जो है जो भी ग्रोथ हो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, उसको भी जो है कंसिडरेशन में लिया जाता है। फोकस एरियाज, तो 80% ऑफ एडीबीज लेंडिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड पब्लिक सेक्टर लेंडिंग इन 5 ऑपरेशनल एरियाज: एजुकेशन, environment, finance sector development, regional cooperation integration, and private sector lending. Most developing countries in Asia and Pacific have earned high marks for a dramatic rise in primary education enrollment rates in last 3 decades, but still daunting challenges remain threatening economic and social growth. तो देखिए, एशियन रीजन हमेशा से ही एक पॉवर्टी स्ट्रिकन रीजन रहा है, एक सोशल इक्वालिटी की प्रॉब्लम रही है। तो इसी वजह से एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है इस रीजन ने शुरू से फेस की है। तो एडीबी ने शुरू से ही जो लेंडिंग की है वो एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हद तक उसमें कंट्रीब्यूट किया है। मतलब लेंडिंग के थ्रू उसमें जो है उसको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उसको कम करने की काफ़ी कोशिश की है। तो उससे जो है फ़ायदा ये हुआ है कि एशियन रीजन में प्राइमरी एजुकेशन को लेके काफ़ी हाई एनरोलमेंट हुआ है इन लास्ट 3 डिकेड्स, और उसमें काफ़ी जो है मेजर पॉजिटिव्स देखने को मिलते हैं। स्टिल क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा रही है और एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत रही है, तो स्टिल जो है ये एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहा है, और इसकी ग्रोथ में भी जो है और डेवलपमेंट और जो है डेवलप करने का इसको ज़रूरत है अभी भी। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर भी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी जो है एडीबी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है एडीबी, तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए एशियन रीजन में। तो इन सारे एरियाज में भी, चाहे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो, उसको भी जो है डिजास्टर को जो है रोकने के लिए, उसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी जो है एडीबी ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, और वहाँ पे जो है काफ़ी जो है लेंडिंग की है, और काफ़ी उसमें टेक्निकल असिस्टेंट भी डिफरेंट कंट्रीज को टाइम टू टाइम दिया है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स is vital to decreasing poverty in Asia and Pacific region. Infrastructure including transport, communication, energy, water supply, sanitation, urban development. तो फाइनेंशियल सेक्टर का जो है, जो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि बहुत यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई का डेवलपमेंट किए बिना हम लोग जो है हायर सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जो है इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंस और मेजर इस तरीके के जो है माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के थ्रू ही जो है हम लोग जो है पुअर रीजन्स का डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में रखते हुए इन सेक्टर्स पे जो है एडीबी ने बहुत अच्छे से जो है फोकस किया है और काफ़ी जो है इसमें स्पेंडिंग की है। फिर रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट कुरोडा, हु एडीबी के जो प्रेसिडेंट थे in 2004, sorry. It was seen as a long-standing priority of Japanese government as a process by which national economies become more regionally connected. It plays a critical role in accelerating economic growth, reducing poverty and economic disparity, raising productivity and employment, and strengthening institution. तो जो regional cooperation and integration है, वो regional cooperation integration जैसे मान लीजिए कि जो है आपकी साउथ
ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे उसमें आपका कंबोडिया और वियतनाम, और ये भी जितनी भी जो कंट्रीज, थाईलैंड हो गया, इससे भी रिलेटेड, इस तरह से जो भी कंट्रीज हैं जो कि आपस में कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी हिस्टोरिकली कुछ जो है सिमिलैरिटीज़ हैं और वो लैंड से कनेक्टेड, तो उनके आपस में रीजनल कोऑपरेशन को इंश्योर करना, इस तरीके की एफर्ट्स में भी जो है एडीबी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज मोर कनेक्टेड टू श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो इस तरीके से जो है इंडिया इज मोर कनेक्टेड टू सार्क नेशंस। तो एडीबी ने इंश्योर किया कि जो है ये जो सार्क नेशंस हैं वो आपस में रीजनली कोऑपरेट करके अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स भी जो है हिस्टोरिकली सेम रही हैं, तो और कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन भी सेम रहा है, तो इसलिए भी जो है रीजनल कोऑपरेशन की एडीबी बात करता है और काफ़ी जो है इस बारे में जो है फोकस्ड रहा है। फिर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, जो कि जो है इनिशियली जो एडीबी प्रमोट नहीं करता था, जनरली वो पब्लिक सेक्टर लेंडिंग को ही प्रमोट करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को भी जो है एडीबी के थ्रू प्रमोट किया जाने लगा। अब फाइनेंसिंग की बात की जाए तो 5 लार्जेस्ट बोरोइंग कंट्रीज जो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम, देखिए जैसे ग्राफ में आपको दिख रहा हुआ टेबल में, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, तो ये मेजर जो है बोरोइंग कंट्रीज है जिन्होंने एडीबी से जो है लोन इन सम फॉर्म और द अदर लिया है। तो चाइना ने देखिए करीब करीब जितना जो है एडीबी ने लोन डिसबर्स किया है उसमें से अराउंड 16.6 जो है चाइना ने लिया हुआ है इन ईयर 2018। फिर इंडिया का 15.7% है, पाकिस्तान ने अराउंड 10.6% लिया हुआ है, एंड सिमिलरली इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड फिलीपींस। तो चाइना ने जो है इवन एडीबी से 2018 में काफ़ी जो है मेजर पोर्शन जो है लोन लिया है। और एडीबी जो है वो हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन दोनों टर्म्स में देता है। जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक है, अच्छी है, उनको जो है कमर्शियल रेट पे जो है लोनिंग होती है, और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको लंबे समय के लिए सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं। सॉफ्ट लोन का मतलब फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इंडिया और एडीबी इनका क्या रिलेशन रहा है? ADB's support to India aims to accelerate economic transformation by building industrial competitiveness, creating jobs, accelerating growth of low-income states, and addressing environmental and climate change challenges. तो ADB ने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे एमपी हो गया, चाहे कर्नाटका हो गया, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एडीबी ने अपनी फंडिंग की है, फाइनेंसिंग की है। और उस प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो रहा है इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, जॉब्स को क्रिएट करना, और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ लो इनकम स्टेट्स, और इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस को जो है फेस करना। इसके लिए जो है इंडिया को और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया को जो है इक्विप करना। तो कुछ मेजर हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स देखते हैं जिसमें एडीबी ने जो है लोनिंग की है, फंडिंग की है, या किसी तरीके से जो है उसको सपोर्ट किया है। तो India and ADB have signed 177 million USD to upgrade Maharashtra state highways. In 2020, May 28, 2020, the government of India and Asian Development Bank signed an agreement to construct state highways in Maharashtra. Second, ADB assures around 2.2 billion USD loan to India. किस सेंस, किस लिए? फिर ये बेसिकली दिया गया था फॉर फाइटिंग COVID-19. So India had earlier approached Asian Development Bank and AIIB for loan to fight against COVID-19. तो इस सेंस में भी जो है, इसलिए भी जो है एडीबी ने अश्योर किया इंडिया को, और करीब 2.2 बिलियन का लोन जो है COVID-19 के को फाइट करने के लिए एडीबी दे सकता है। फिर हम लोग जो है देखते हैं मध्य प्रदेश में भी रोड डेवलपमेंट के लिए, वो उसके अपग्रेडेशन के लिए एडीबी ने लोन जो है सैंक्शन किया, और अराउंड $490 मिलियन लोन थ्रू पीपीपी अपग्रेडेशन ऑफ 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है एमपी की, उसको ऑल वेदर
रोड जो है बनाने के लिए उन्होंने पीपीपी मॉडल पे जो है इसको लोन को सैंक्शन किया था। फिर हम लोग देखते हैं कि 250 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको लोनिंग की गई थी। फिर इंडिया एंड एडीबी हैव साइंड 91 मिलियन यूएस डॉलर्स टू इंप्रूव वाटर रिसोर्सेज इन कर्नाटका। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट था जहां पे एडीबी ने काफी अच्छा अमाउंट दिया था कर्नाटका को। द लोन विल हेल्प टू मॉडर्नाइज द विजयनगर चैनल इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन। तो प्रैक्टिकली आप देखिए कि एडीबी ने बहुत सारे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट के लिए, चाहे रोड हो गया, चाहे वाटर का हो गया, चाहे एनर्जी से रिलेटेड हो गया, इन सारे चीज़ों में जो है, इन सारे एरियाज में एडीबी ने जो है अपनी फंडिंग की और इसको इम्प्रूव करने के लिए लोनिंग या टेक्निकल असिस्टेंस दिया है। In spite of all the major goods of ADB, there have been lot of criticism also. तो criticism कैसी रही है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो critics have charged the two major donors, Japan and US. तो Japan and US are two major donors of ADB, कि वो बहुत influence करते हैं लैंडिंग के टाइम पे पॉलिसी एंड स्टाफिंग डिसीजन में। तो कि एडीबी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लोन किसको देना है, किसको नहीं देना है, तो अपने पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए यूएस और जापान जो है लोनिंग अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से यूएस का किसी भी जो है मुद्दे को लेकर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, चाहे डब्ल्यूटीओ को लेकर कुछ इशू हो जाए या प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर कुछ इशू हो जाए, तो अगर इंडिया ने जो है एडीबी में एप्लीकेशन दी हुई है फॉर लोनिंग पर्पस, तो वो जो है लोनिंग या तो डिले कर दी जाएगी या समहाउ उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाएगी। तो ये क्रिटिक्स का कहना है कि जो है टू मेजर डोनर्स जो हैं जापान और यूएस, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लैंडिंग पॉलिसी एंड स्टाफिंग डिसीजन को। फिर एडीबी कैन अंडरमाइन पीपल्स ह्यूमन राइट्स टू प्रोजेक्ट्स दैट हैव डेट्रिमेंटल आउटकम फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो बहुत बार जो है होता क्या है कि एडीबी ने डैम्स के रिगार्डिंग भी जो है फंडिंग की है, और डैम्स जो होते हैं वो जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करते हैं और उनके वापस जो है बसाने का जो है, जो वहाँ की गवर्नमेंट्स होती हैं वो कोई इंतज़ाम नहीं करती हैं, तो इस वजह से जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर ADB's large scale projects cause social and environmental changes due to lack of oversight. One of the most controversial ADB related projects is Thailand's Maimo coal fired power station. तो जैसे कि डैम्स का केस होता है उसी तरीके से कोल पावर स्टेशन का भी होता है। तो जब पावर स्टेशन लगता है तो बहुत लार्ज एरिया में लगता है और वहाँ पे वाटर रिसोर्स भी चाहिए होता है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो जंगल एरिया होता है या ट्री एरिया होता है उसको भी जो है पहले हटाया जाता है, तो वो इन्वायरमेंटली डैमेजिंग होता है। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन जो होती है, जो कि जंगल्स पे डिपेंडेंट होती है, वो जो है डिस्प्लेस की जाती है। और एडीबी जो है इन सब चीज़ों पे ऑन पेपर तो जो है वो मॉनिटरिंग करता है, बट इन रियलिटी क्या होता है, ऑन ग्राउंड जो होता है वो इसको जो है ओवरलुक कर जाता है और उसको जो है प्राइमरली वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो चीज़ छोड़ देता है। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत बार आई है कि जो है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में जो है सोशल एनवायरमेंटल डैमेज को वो ओवरलुक कर देता है। Bank has been also criticized over its role and relevance in food crisis. The ADB has been accused by civil society of ignoring warnings leading up to crisis and also contributing to it by pushing loan conditions that may say unfairly pressure governments to deregulate and privatize agriculture, lending to problems such as rice supply shortage in Southeast Asia. तो इसका मतलब ये होगा बेसिकली कि कई बार क्या होता है, ADB अगर कभी लोन देता है तो उसके पीछे जो है बहुत सारी कंडीशंस भी लगा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया को लोन दे रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कई बार वो जो एडीबी बोलेगा
कि आप जो है ADB इज प्रोवाइडिंग लोन, बट आप जो है साथ में डिफरेंट जो है हम कंडीशंस हैं वो भी जो है आप उसको फुलफिल कीजिए। जैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आप प्राइवेटाइज कीजिए और डीरेगुलेट करिए, उसको जो है आप सब्सिडीज कम दीजिए और जो उसको ओपन मार्केट करिए ताकि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ सकें। इस तरह से बहुत सारे जो है वो राइडर्स भी लगा देता है। इससे क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एग्रीकल्चर में, और शॉर्टेज वो सारे गुड्स जो है जनरली लोग पैदा करने लगते हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जो कि जो है जिससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एसेंशियल कमोडिटी होती है जैसे राइस हो गया, वो जो है फिर शॉर्टेज हो जाती है उसकी, और उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती हैं। तो दैट फिनिशेज आवर पार्ट ऑफ ADB। लेट्स कम टू IBRD। IBRD जैसे हमें पता है कि IBRD बेसिकली वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, और जब ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सबसे पहले IBRD ही जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस समय वर्ल्ड बैंक नहीं था। तो IBRD और IMF, these were the first two institutions which came up after Bretton Woods Conference. So International Bank for Reconstruction and Development is an international financial institution established in 1944 and headquartered in Washington, D.C. And it is the lending arm of World Bank Group. IBRD offers loan to middle-income developing countries. The initial mission of IBRD in 1944 was to finance the reconstruction of European nation devastated by World War II. IBRD advises countries that are interested in limiting poverty and enabling sustainable development. Its main focus is on providing financing and economic policy advice to help the lenders of middle income countries navigate the path towards greater prosperity. तो बेसिकली जो IBRD का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि सून आफ्टर वर्ल्ड वॉर II जो यूरोपियन नेशन है जो कि जो है वर्ल्ड वॉर II से बहुत डिवास्टेटेड हो चुके हैं, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कैसे आ सकें उसके लिए IBRD का फॉर्मेशन किया जाता है, और उसमें जो मेजर कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज और US है, वो उनको फाइनेंस थ्रू IBRD करता था। तो ये तो हमने समझ ही लिया है कि IBRD और IMF वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो है बनते हैं। जब IBRD आया तो वो एक लौता जो है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन स्लोली फ्रॉम 1940s टू 1950s जो है हमको दिखता है कि जो है बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। Throughout 1940s and 50s, bank financed projects seeking to dam rivers, generate electricity and improve access to water and sanitation. It also invested in France, Belgium, Luxembourg steel industry. Following the reconstruction of Europe, the bank's mandate slowly जो है वो आपके यूरोपियन कंट्रीज से जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से लाने से वो जो है चेंज होता है और इकोनॉमिक इरेडिकेटिंग पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड हो जाता है। In 1960 IDA का कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन होता है, और IDA was established to serve as banks concessional lending arms and provide low and no cost finance and grants to poorest of the developing countries as measured by gross income per capita. और फिर IDA और IBRD मिलके वर्ल्ड बैंक बनते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, और स्लोली जब IBRD काम कर रहा था तो धीरे धीरे और बहुत सारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक भी आ जाते हैं, जैसे आपका इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे जो है बैंक्स भी धीरे धीरे इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बाय 2012 द पोस्ट लिखता है कि IBRD वाज यूजिंग AAA credit rating to sell bonds at interest rate close to those of US Treasury bond. It loaned money to developing nations such as China and Brazil. Functions क्या हैं IBRD के? तो IBRD provides financial services as well as strategic coordination and information services to its borrowing member countries. The bank only finances sovereign governments directly or projects backed by sovereign governments. The bank offers flexible loans with maturities as long as 30 years and custom tailored repayment scheduling.
The bank provides an array of financial risk management products, including foreign exchange swaps, currency conversions, interest rate swaps, interest rate caps and floors, and commodity swaps. It helps borrowers protect against catastrophes and other special risks. The bank offers catastrophe deferred drawdown option to provide financing after natural disaster or declared state of emergency. तो IBRD जो होता है वो जनरली प्राइवेट लेंडिंग नहीं कर पाता है, वो जनरली जो है गवर्नमेंट बैक्ड जो है, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है किसी प्रोजेक्ट को, तभी जो है उसको जो है वो लेंडिंग करता है। तो इस बात को जो है बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए हमको। और बहुत ही लंबे समय के लिए जो है लेंडिंग पॉसिबल होती है IBRD के थ्रू, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं बैंक के पास, जैसे फॉरेन एक्सचेंज स्वैप हो गया, करेंसी कन्वर्जन्स हो गया, कमोडिटी स्वैप्स हो गए। तो इस तरीके से बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो है लेंडिंग के लिए IBRD के पास रहते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने IBRD और ADB, दो मेजर इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी की। एंड आई थिंक आफ्टर दिस लेक्चर इट विल बी क्लियर कि कैसे जो है ये दो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। So thank you for joining this lecture. Thank you very much.